Assalamualaikum, dear students. Today I am going to discuss Unit 1 to 15 exercises of Grade 9. First of all, we will start from Unit 1 exercise. Question number 2, give short answer of following questions. Short question number 1 है, how does chemistry help a doctor to know about the chemical nature of medicines? Chemistry कैसे help करती है डॉक्टर की chemical nature of medicine को जानने में? ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि मेडिसिन की फील्ड में केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंट तरह की मेडिसिन को डिज़ाइन करने में, ठीक है, उनको बनाने में, उसके अलावा उनकी केमिकल नेचर को अंडरस्टैंड करने में कि वो किस तरह के केमिकल्स के साथ मिलकर बनी हुई हैं। ठीक है, और उन केमिकल्स के ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या किस तरह के इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, केमिकल कंपोजिशन मेडिसिन की जब हाँ पता चल जाती है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स उसके नतीजे में क्या कुछ जो है वो अखज़ कर लेते हैं। वो ये देख लेते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, किस हद तक ये असरअंदाज हो सकती है, ये कितनी सॉलेबल होगी, ये कितनी स्टेबल होगी, और जिस सब्सटेंस के साथ बॉडी में जाके इसने इंटरेक्ट करना है, जिस टारगेट के साथ इसने बाइंड करना है, तो उसके साथ कैसे इसने बाइंड करना है। ठीक है, कितनी देर में ये जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों के पास क्या है कि ड्रग को डेवलप करने के प्रोसेस में भी ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होती है केमिस्ट्री। ओके, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स? न्यू मटेरियल्स बनाने में हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी हेल्पफुल है, या टेक्नोलॉजी की मदद से जो चीज़ें इन्वेंट हुई हैं उन्होंने न्यू मटेरियल्स बनाने में, ठीक है, किस हद तक हमारी मदद की है। अच्छा, टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों के पास क्या है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि हमारे पास रिसर्च और एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए हम लोगों के पास न्यू मेथड्स आ गए हैं, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, जिसके थ्रू हम जो है वो अपना काम बहुत इजीली कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास वर्क है, ये किस तरह से हम लोगों के पास बेनिफिशियल है, ये यूज़फुल है केमिस्ट के लिए, ये हेल्पफुल किस तरह से है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये हेल्पफुल होता है, या बाकी किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है या इन्वेंशंस हैं वो क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जियोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोकेमिस्ट्री। जियो और एस्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें डिफरेंस करना है। जियोकेमिस्ट्री, जैसा कि नाम शो कर रहा है कि हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, कौन से मिनरल्स मौजूद हैं, वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, वो किस तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में मजीद कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अर्थ क्रस्ट के अंदर सॉइल किस तरह की है, ठीक है, वाटर कहाँ कहाँ पे है, ये सारी की सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, जियो केमिस्ट्री में। एक्चुअली द वर्ड जियो स्टैंड फॉर अर्थ। अच्छा, एस्ट्रो केमिस्ट्री की तरफ आते हैं। एस्ट्रो, एस्ट्रो मीन्स स्टार्स। एस्ट्रो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं जी, किस तरह के केमिकल प्रोसेसेस और रिएक्शंस जो है वो हम लोगों के पास एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हो रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हम लोगों के पास आ जाते हैं डिफरेंट सितारे आ जाते हैं, सियारे आ जाते हैं, या डिफरेंट गैलेक्सीज वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हमने क्या करना है, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के रोल को कोरिलेट करना है। तो हम लोग के पास सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में हमारे पास साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें साइंस का रोल हम देखते हैं। साइंस का रोल हम लोग के पास क्या है, डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स वगैरह हैं या रूल्स वगैरह हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है साइंस। ठीक है, जैसे हम लोग के पास सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना, ये साइंस की बदौलत पॉसिबल है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी में हम लोग के पास क्या है, हम लोगों ने टूल्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। साइंस से जो नॉलेज हमें ऑब्टेन हुआ होता है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है, जैसे सोलर पैनल्स वगैरह बनाने में, या एनर्जी सिस्टम एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में। ठीक है, थर्ड हम लोगों के पास आ जाता है जी, इंजीनियरिंग का रोल देख लेते हैं सोलर एनर्जी कैप्चर करने में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के नॉलेज को लेके लार्ज स्केल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने का काम, अप्लाई करने का काम इंजीनियर्स का होता है। इस तरह से हमारे पास जो सोलर एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं,
उनको डेवलप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। वेन डायग्राम की हेल्प से हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंपेयर करना है। वो एक साइड हम ऑर्गेनिक को ले लेते हैं, इनऑर्गेनिक को ले लेते हैं। वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, मिड में हम कॉमन पॉइंट्स देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है जी, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं इसमें हमारे पास, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन जो एलिमेंट्स हैं उनके अलावा बाकी एलिमेंट्स को स्टडी किया जाता है, जैसे कि कंप्लीट पीरियोडिक टेबल हो गया। एग्जाम्पल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखते हैं तो इसमें हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड आ जाता है, HCHO इसका फॉर्मूला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल NaCl की, जो कि हमारे पास क्या है, कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कॉमन पॉइंट हम देखें तो ये है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों जो होते हैं ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की कौन सी एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिन वगैरह में यूज की जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, फूड रेडिएशन में स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हो गई, यूरेनियम का आइसोटोप्स वगैरह यूज होते हैं, चेन रिएक्शंस वगैरह हो गए, और रेडियो आइसोटोप्स वगैरह हो गए, ठीक है, जिससे हम लोग के पास आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को ट्रेस करने के लिए होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिजीजेस को क्योर करने के लिए होते हैं, ठीक है, जैसे कोबाल्ट 60 को हम यूज करते हैं कैंसर सेल्स को इरेडिएट करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डिस्क्राइब केमिस्ट्री एंड इट्स इंटरेक्शन विद अदर मैटर एंड एनर्जी। केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करना है और मैटर और एनर्जी के साथ ये कैसे इंटरेक्ट करती है। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है जी, बेसिकली एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, यूनिवर्स दुनिया के जो मटेरियल है या मैटर है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। उसमें किस तरह के चेंजेस आते हैं कि इस चीज़ को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री का इंटरेक्शन मैटर और एनर्जी के साथ किस तरह से है, केमिस्ट्री जो है हमारे पास डील करती है किसी भी चीज़ की किस चीज़ से बनी हुई है, ठीक है, कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से वो एक्ट करेगी, और उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आएंगी, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम केमिस्ट्री के अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि इसमें डिफरेंट हमारे के जो नेचुरल प्रोसेसेस वगैरह होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, और उसके अलावा क्या करने में, न्यू तरह के सब्सटेंसेस बनाने में, सिंथेसाइज करने में, न्यू मेडिसिन बनाने में, और क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह बनाने में, ये न्यू टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन में भी हमारे पास ये हेल्पफुल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसकी इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में बतानी है, ठीक है। एप्लीकेशंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी हैं, जैसे डिफरेंट कलरफुल पिगमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, कैटलिस्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, कोटिंग्स बनाने के लिए, सर्फेक्टेंट्स वगैरह, जितने भी सर्फ एक्सेल वगैरह डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए हमारे, मेडिसिन में, फ्यूल्स वगैरह में, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के, ठीक है, फ्यूल हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे जो यूज़ किया जाता है वो सब हो गया, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अपेरेटसेस वगैरह बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की तरफ आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा जो इसकी एप्लीकेशन है वो है लिथियम आयन बैटरीज में, ठीक है। रिचार्जेबल ये बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ की जाती हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास वायरलेस हेडफोन्स बनाने में, पावर टूल्स बनाने में, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह बनाने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है हमारे पास, बहुत ही हेल्पफुल है। एग्जाम्पल्स की हेल्प से हमने हाईलाइट करना है साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के रोल को या इनके रिलेशन को। तो ये जो हम लोगों के पास है, इसमें 5 एग्जाम्पल्स हमने पहले अपनी वीडियो एक अपलोड की, उसमें डिस्कस की हुई है, उसका लिंक आई बटन में दे दिया गया है, तो वहां से आप उसको सर्च करके इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सिंपली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एग्जाम्पल 1 जैसे है डिजाइनिंग वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन करने में केमिकल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्लीन वाटर जो है वो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल होता है पब्लिक को। सेकेंड एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन ऑयल प्रोडक्शन। इसमें जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट और केमिकल इंजीनियर का रोल होता है कि ऑयल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके अलावा क्या कहते हैं कि ऑयल को एफिशिएंटली कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कौन सा मेथड यूज़ किया जाए, और
थिंग के लिए कैसे यूज किया जाए, ठीक है, सेफली। एग्जाम्पल 3 हम लोग के पास आती है प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन। प्लास्टिक बैग हमारे क्या होते हैं, बेसिकली पॉलीमर्स होते हैं, मोनोमर से मिलके बनते हैं। इसमें हम लोगों के पास क्या है कि इंजीनियर और टेक्नीशियंस जो है वो क्या करते हैं, डिफरेंट साइंस से मिलने वाला नॉलेज इकट्ठा करके उसको क्या करते हैं, बैग्स वगैरह क्रिएट करते हैं, उसके अलावा जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हों, इजी टू यूज़ हों, ठीक है, और ड्यूरेबल हों, ज़्यादा देर तक चलने वाले हों। क्वेश्चन 6 में आते हैं, एवेल्युएट रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस। रोल ऑफ केमिस्ट्री इन एनवायरमेंटल साइंस हम देखते हैं कि क्या रोल है एनवायरमेंटल साइंस में केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री हम लोगों के पास हेल्पफुल होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन वगैरह को अंडरस्टैंड करने में। जैसे हम लोगों के पास क्या है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन होगी, नॉइस और सॉइल पोल्यूशन, इसके क्या क्या कॉजेज हैं, इसके इफेक्ट्स क्या हैं, और इनको कैसे जो है हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस में केमिस्ट्री रोल क्या प्ले करती है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको प्रोटेक्ट करने में सॉइल की पोल्यूशन से, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट पार्टिकल और डस्ट वगैरह जो उसको पोल्यूट करते हैं उससे बचाने के लिए। उसके अलावा जो सरफेस पे वाटर अवेलेबल है उसको डिफरेंट टॉक्सिन्स वगैरह से बचाने के लिए यूज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, बैक्टीरियोलॉजी, सेडिमेंटेशन और रेडिएशन। इन प्रोसेसेस के थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, कॉन्टामिनेट्स वगैरह को रिमूव किया जाता है फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। अच्छा, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स का, जो हार्मफुल कंपाउंड्स हम लोग यूज़ करते हैं उनका हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। तो ये सारा हमारे पास रोल था केमिस्ट्री का एनवायरमेंटल साइंस में। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज जियोकेमिस्ट्री हेल्प अस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। जियोकेमिस्ट्री कैसे हेल्प करती है हमारे पास सॉल्व करने में पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स को। तो जियोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास बेसिकली डील ही अर्थ के साथ करती है, ठीक है। डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो गया, पोल्यूशन वगैरह, वहाँ पे जियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें अर्थ की केमिकल कंपोजिशन जब पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमारे पास हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं और हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें ये नॉलेज मिल जाता है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो हम डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स या सॉल्यूशंस की तरफ कदम बढ़ाते हैं और मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे पोल्यूशन को ओवरकम किया जा सके, ठीक है, और ह्यूमन हेल्थ को कैसे बचाया जा सके इन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को कम करके या बिल्कुल स्टॉप करके, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हाउ इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाइड इन मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल साइंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो मेडिसिन में कैसे अप्लाई होता है, बायोकेमिस्ट्री में कैसे होता है, और इंडस्ट्रियल साइंस में कैसे होता है। मेडिसिन की बात करें तो हमारे पास क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफरेंट मेथड्स हमें प्रोवाइड करती है और टेक्निक्स प्रोवाइड करती है न्यू ड्रग्स, टैबलेट्स वगैरह बनाने की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग के पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो किस तरह के हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और लिविंग बॉडी के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ में हेल्पफुल होती है। इन इंडस्ट्रियल साइंस, इंडस्ट्रियल साइंस में क्या है हम लोगों के पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ फूड प्रोडक्शन तक स्टॉप नहीं होती है, ऑयल प्रोडक्शन तक, बल्कि हम लोग की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें भी डिफरेंट तरह के जो टेक्सटाइल कलर्स आते हैं उनको प्रोड्यूस करने में ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल साइंस में अप्लाई हो रही है। ओके, यूनिट 2 एक्सरसाइज, यूनिट 2 एक्सरसाइज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखना है जिसको हम एक्सेल करते हैं। तो सिंपल फार्मूला है CO2 का। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाता है, डिफाइन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एलिमेंट हमारे पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनता है, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है।
कंपाउंड आ जाता है सेकंड। कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है जब दो या दो से ज्यादा एटम्स, डिफरेंट एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। एग्जांपल है जी CO2 की। इसमें मिक्सचर क्या है? मिक्सचर मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं सैंड प्लस सॉल्ट। सैंड प्लस सॉल्ट में हम लोग के पास देख सकते हैं कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है कंपाउंड और मिक्सचर को डिफरेंशिएट करना है। इसमें थ्री थ्री पॉइंट्स हम लिखेंगे। कंपाउंड को देख लेते हैं। कंपाउंड हम लोग के पास क्या है? दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो हम लोग के पास कंपाउंड बनता है, ठीक है। और कंपाउंड को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, क्योंकि वो केमिकली जो है वो कंबाइन हो चुका है। उसको सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल बल्कि इम्पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल है जी CO2। CO2 हम लोग के पास कैसे बनती है? CO2 हम लोग के पास बनती है, देखें, कार्बन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो हमारा एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। जब ये दोनों एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, केमिकली एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो हम लोग के पास बनेगा CO2, ठीक है। अब ये जो CO2 है, ठीक है, इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये एक न्यू कंपाउंड बन चुके हैं, ठीक है। मिक्सचर की तरफ आते हैं। मिक्सचर क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करते हैं तो मिक्सचर बनेगा। इसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है सैंड प्लस सॉल्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सामने हमें पार्टिकल्स नजर आ रहे होंगे, सैंड के ग्रेश ब्लैक कलर में होंगे, शाइनिंग कलर में, और सॉल्ट के वाइट कलर में होंगे। जैसे टी हम लोग चाय घर पे बनाते हैं तो उसमें हम लोग मिल्क, वाटर, शुगर और टी लीव्स ऐड करते हैं, जो कि आपस में फिजिकली कंबाइन होके एक मिक्सचर बनाता है जो कि टी कहते हैं, ठीक है। ओके, फोर्थ है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है? सोलूट ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हुआ वो हो सॉल्यूशन के अंदर। एग्जांपल है जी, अगर 10 ग्राम NaCl को हम डिसॉल्व करते हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में तो ये होगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन हम कहते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है जी? डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सोलूट की अमाउंट कम होती है सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल में देखा था, 10 ग्राम NaCl को हम डिसॉल्व कर रहे थे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर में। तो अभी जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या है जी? हम 2 ग्राम NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ये जो अमाउंट है NaCl की ये बहुत कम है। तो यही डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है जिसमें सोलूट क्या हो जी? कम हो सॉल्यूशन में। ओके, आई हैव टू रेज दिस। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन एलोट्रॉप्स। उसके अलावा एक्सप्लेन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स को देख लेते हैं। एलोट्रॉप्स क्या हैं? एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जो सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं उनको कहा जाता है एलोट्रॉप्स, ठीक है। कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं तो थ्री डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकीबॉल्स। ग्रेफाइट, इसमें हमारे पास क्या होता है जी? 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स होते हैं इसमें, ठीक है। हर लेयर में जो कार्बन एटम है वो थ्री मजीद कार्बन के साथ बाइंड हुआ हुआ है। और ग्रेफाइट में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इसकी लेयर्स जो है वो स्लाइड पास कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर से। डेफिनेटली अगर वो स्लाइड कर रही हैं तो इनके दरमियान में जो लेयर्स के दरमियान में बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे? ब्रेक नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रेफाइट है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट और स्लिपरी हो जाता है, ठीक है। और इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है। इसके हम लोगों के पास वीक बॉन्डिंग होने की वजह से ये गुड कंडक्टर है जी इलेक्ट्रिसिटी का भी। सेकंड जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है वो हमारे पास आ जाती है डायमंड। डायमंड क्या है हमारा? ये हार्डेस्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप एलोट्रॉप का, ठीक है। दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल जो है वो क्या है जी? डायमंड। इसमें क्या है? हम लोग के पास एक कार्बन एटम जो है वो 4 कार्बन एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है, इन टेट्राहेड्रल मैनर। इस तरह की इसमें बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, कुछ इस तरह की। लेट मी शो यू।
इसमें एक कार्बन मजीद 4 कार्बन के साथ बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है, ऐसे इस तरह के मैनर में इससे। ये रेड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। एक ये वाली कार्बन इसकी बैक साइड पे होती है। ओके, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है, डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, हार्ड स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी बॉल्स कार्बन 60 होते हैं, इनका दूसरा नाम फ्लोरीन्स है, इनका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे फुटबॉल में हम लोगों के पास 20 हेक्सागोन और 12 पेंटागॉन्स होती हैं। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि कितने हेक्सागोन और कितने पेंटागॉन होते हैं, ठीक है। हर कार्बन एटम 3 मजीद कार्बन एटम के साथ बाइंड हुआ होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आ जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर या और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की जाए तो होमो, द वर्ड होमो मीन्स सेम, composition सेम, जीनियस मीन्स composition। तो इसमें हम लोग के पास क्या है जी, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स इवनली मिक्स होंगे, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी हेट्रो, सॉरी, इसमें पार्टिकल्स नेक्ड ऐसे विजिबल नहीं होंगे, पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल होगा और ये लाइट को भी स्कैटर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आ जाती है जी हमारे पास सी वाटर की, ठीक है, सी वाटर इवनली मिक्स होता है, इसमें सॉल्ट्स वगैरह। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स या पार्ट्स इवनली मिक्स नहीं होते, पार्टिकल्स नेक्ड आई से विजिबल नहीं होंगे, ठीक है, सॉरी, पार्टिकल्स विजिबल होंगे नेक्ड आई से क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा है ना। लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, मींस लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करेंगे ये। और उसके अलावा क्या है, मिल्क जैम ब्लड वगैरह इसकी एग्जांपल। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन कोलाइड सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो इसका लिंक भी जो है वो आई बटन में दे दिया गया है आपको ऊपर, ठीक है। हमारे सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड वाले लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है, तो वहां से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इफ देयर आर 18 प्रोटॉन्स इन आर्गोन एटम देन व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गोन। अगर आर्गोन एटम में 18 प्रोटॉन्स हैं तो एटॉमिक नंबर आर्गोन का क्या होगा। तो इसका आंसर ये लिख रहा है जी, एटॉमिक नंबर आर्गोन का होगा 18, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही क्या होते हैं, आर्गोन का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्क्राइब स्टेट ऑफ मैटर विद एग्जाम्पल। स्टेट ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करना है विद एग्जांपल 3। हम लोगों के पास स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड। गैस की डेंसिटी क्या होती है जी, लो होती है, इसका मास जो है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं या मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं क्योंकि स्पेसेस ज़्यादा हैं तो ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, पार्टिकल्स फ्लो कर सकती हैं, ठीक है। गैसेस के अलावा इसमें स्टीम की एग्जांपल आ जाती है, या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस, किसी भी गैस की एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड, इसकी डेंसिटी जो है वो हाई होती है एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। और मॉडरेटली कंप्रेसिबल, इनको थोड़ा कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, ठीक है, प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है, फ्लो करते हैं ये, जैसे वाटर है हमारे पास सबसे बड़ी एग्जांपल। फोर्थ, थर्ड हम लोगों के पास आ जाता है जी सॉलिड, इनकी डेंसिटी क्या होती है जी, हाई होती है, ठीक है। ये कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी बहुत क्लोज हैं, ये फ्लो भी नहीं कर सकते। और एग्जांपल इसमें आ जाती है हमारे पास आइस की, ठीक है। आइस हमारे पास क्या है, सॉलिड, पार्टिकल्स इसमें टाइटली पैक्ड है। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, इसकी इस लेक्चर का भी यूट्यूब लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। और इसका जो बी पार्ट है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, वो भी उसी लेक्चर में डिस्कस हुआ है जी। कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होगा जिसमें सोलूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, और डाइल्यूट वो होगा जिसमें सोलूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। डिटेल कॉन्सेप्ट लिखना है हमने, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सॉलिबिलिटी वाले टॉपिक के ऊपर आप डिटेल लिखें। सो इसको हम स्टाइलिक मार्क कर लेते हैं।
सॉलिबिलिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट जो डिसॉल्व होती है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, उसको सॉलिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, और उसके अलावा किस तरह का सॉल्वेंट हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है सोलिबिलिटी के ऊपर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग के पास आ जाता है पार्ट इंक्रीज इन सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी बढ़ जाए। इसमें एग्जांपल, सबसे बड़ी एग्जांपल आ जाती है जी पोटेशियम क्लोराइड KCl की। ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम देखते हैं कि 34.7 ग्राम KCl वाटर में डिजोल्व हो जाता है। लेकिन जो ही हम टेम्परेचर 20 से 100 की तरफ लेके जाते हैं तो इसकी सोलिबिलिटी मजीद क्या हो रही है जी, ज़्यादा हो रही है, और 56 ग्राम हमारा KCl डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये है कि हमारे पास क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी इंक्रीज हुई। बी हम लोगों के पास आ जाता है पार्ट डिक्रीज इन सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सोलिबिलिटी का डिक्रीज होना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसकी एग्जांपल है जी। वाटर में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 0.173 ग्राम इसका डिसॉल्व हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है जी, डिक्रीज करती है, और कितनी हो जाती है, 0.066 ग्राम। मीन्स के लेस अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है हाई टेम्परेचर में। ओके, इसके बाद हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफ में हमारे पास क्या है जी, वाई एक्सिस पे हमने सॉलिबिलिटी ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने लिया हुआ है टेम्परेचर। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास NaCl को अगर देखें तो NaCl की हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमें क्या शो कर रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा NaCl की। ठीक है, मींस नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl। यही अगर हम KCl की एग्जांपल लें या KNO3 की, पोटेशियम नाइट्रेट की, तो वो क्या होगा हमारा, उसकी सोलिबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। राइजिंग कर्व हम लोगों के पास ये शो कर रही है। फॉलिंग कर्व हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम सल्फेट की या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग के पास फॉलिंग कर्व शो की हुई है। फॉलिंग कर्व ये शो कर रही है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉलिबिलिटी क्या हो रही है जी, हमारी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ग्राफ की एक्सप्लेनेशन में उसने यही बताया हुआ है कि NaCl की सॉलिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का, और KNO3 की इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ और कैल्शियम सल्फेट की डिक्रीज करेगी। थिंक टैंक के दो ही क्वेश्चन है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई सोल्यूशन कंसिडर्ड मिक्सचर। सोल्यूशन को मिक्सचर क्यों कंसिडर किया जाता है? सोल्यूशन हमें पता है कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स इवनली मिक्स होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, और इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सोलूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ होता है। सोलूट कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में है। और सोलूट एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर और होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ विल यू टेस्ट वेदर अ गिवन सॉल्यूशन इज कोलाइड। और सॉल्यूशन हम कैसे जो है वो चेक करेंगे कि जो सॉल्यूशन हमें दिया गया है वो कोलाइड है या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए सॉल्यूशन और कोलाइड में फ़र्क करने के लिए सॉल्यूशन को एक बीकर में ले लेंगे। ठीक है, और बीम ऑफ लाइट जो है वो फॉल करेंगे उस सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, बीकर के एक साइड से अगर हम लोगों के पास बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हुई, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू।